जरा सोचिए, हमारी इस पृथ्वी पर जीवन का एक अदृश्य, एक बहुत ही गजब का ताना बाना बुना हुआ है। ये एक ऐसा जाल है जो सबसे छोटे कीटाणु से लेकर सबसे बड़े पेड़ तक हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। आज हम इसी शानदार और पेचीदा जाल के राज को खोलने वाले हैं। चलिए, इस बात को समझने की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। सूरज, थोड़ी सी घास, एक हिरण और एक भेड़िया, इन चार एकदम अलग अलग चीजों को आखिर कौन सी एक बात जोड़ती है? ये सवाल जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है, और ये हमें जीवन के सबसे बुनियादी सिद्धांतों की तरफ ले जाएगा। तो भाई, इस पहेली को सुलझाना है तो सबसे पहले हमें उस विज्ञान को समझना होगा जो इन सारे रिश्तों की पड़ताल करता है। तो चलिए सीधे उतरते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की दुनिया में। अब ये जो शब्द है ना, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर असल में इसका मतलब बहुत ही सीधा साधा है। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोस, जिसका मतलब होता है घर, और लोगोस, जिसका मतलब होता है पढ़ाई या अध्ययन। तो सीधी सी बात है, इकोलॉजी हमारे कुदरती घर और उसमें रहने वाले सभी जीव जंतुओं के आपसी रिश्तों की पढ़ाई है। और इसी पढ़ाई का जो हीरो है वो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। ये शब्द 1935 में A.G. टैंसले ने दिया था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुदरत का एक स्टेज है, एक मंच जहां जीवन का पूरा ड्रामा चलता है। यहाँ जिंदा जीव अपने आसपास की बेजान चीजों के साथ लगातार बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि एक मंच है ना? अब देखते हैं कि इस मंच पर किरदार कौन कौन से हैं। मतलब ये बना किन चीजों से है। किसी भी इकोसिस्टम को समझने के लिए उसके पुर्जों को अलग अलग करके देखना बहुत जरूरी है। देखिए, हर इकोसिस्टम को, चाहे वो एक छोटा सा तालाब हो या एक विशाल जंगल, उसे दो मेन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है अजैविक यानी बेजान घटक, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, हवा, तापमान। और दूसरी तरफ है जैविक यानी जानदार घटक, जिसमें सारे पौधे, जानवर, फंगस और बैक्टीरिया आ जाते हैं। अच्छा, अब इस जैविक दुनिया में भी ना हर किसी का एक रोल तय है, एक तरह की जॉब प्रोफाइल है। सबसे पहले आते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। ये हैं हमारे शेफ, जैसे हरे पौधे जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, जो एनर्जी के लिए दूसरों को खाते हैं। और आखिर में आते हैं अपघटक यानी डिकम्पोजर्स, जो प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगस, जो मरी हुई चीजों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। तो ठीक है, हमारे पास सजीव चीजें हैं, निर्जीव चीजें हैं, प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, पर इन सबको आपस में जोड़ क्या रहा है? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है? जवाब है ऊर्जा का प्रवाह, यानी एनर्जी का फ्लो। यही वो धागा है जो पूरे इकोसिस्टम को एक साथ पिरो कर रखता है। और ऐसा नहीं है कि ये नियम सिर्फ जमीन पर काम करते हैं। चलिए पानी के नीचे की दुनिया में झांकते हैं। वहां भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। समंदर में फाइटोप्लैंक्टन नाम के छोटे छोटे पौधे सूरज से एनर्जी लेकर खाना बनाते हैं। उन्हें छोटे छोटे जीव खाते हैं और फिर उन जीवों को मछलियां खा जाती हैं। देखिए, जगह बदल गई पर नियम वही है। और अब वापस आते हैं हमारी शुरुआती पहेली पर। याद है? सूरज, घास, हिरण और भेड़िया। अब देखिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। जंगल में पेड़ पौधे सूरज से एनर्जी लेते हैं, वो उत्पादक है। हिरण उन पौधों को खाता है तो वो हुआ प्राथमिक उपभोक्ता, और भेड़िया हिरण को खाता है तो वो हुआ द्वितीयक उपभोक्ता। और जब ये सब मर जाते हैं तो अपघटक आकर अपना काम शुरू कर देते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। इस एनर्जी के बहाव को समझने का सबसे आसान तरीका है एक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को देखना। मान लीजिए कहानी शुरू होती है घास से, जो सूरज से एनर्जी लेती है। फिर एक टिड्डा आता है और घास को खा जाता है। उसके बाद एक मेंढक उस टिड्डे को खा लेता है। फिर मेंढक को सांप और सांप को बाज। एनर्जी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर हो रही है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। 1942 में रेमंड लिंडमन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसी बात पता लगाई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पाया कि एनर्जी का ये जो ट्रांसफर है ना, ये बहुत ही घाटे का सौदा है। ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। तो सवाल ये है कि कितनी एनर्जी आगे जाती है? आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ लगभग 10%। जी हाँ, इसे 10% का नियम कहते हैं।
इसका मतलब है कि घास की 100% एनर्जी में से टिड्डे को सिर्फ 10% मिलती है और उस टिड्डे की एनर्जी का सिर्फ 10% मेढक को मिलता है। यही वजह है कि फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। और यही कारण है कि जंगल में आपको हजारों हिरण मिल जाएंगे, लेकिन शेर या बाज मुट्ठी भर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि पिरामिड में ऊपर तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी ही बहुत कम बचती है। तो ये सारी बातें, ये फूड चेन, ये 10% का नियम, आखिर ये सब जानने का मतलब क्या है? क्यों है ये इतना जरूरी? भाई, इकोसिस्टम को समझना सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है। इसका हमारी अपनी दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। तो चलिए, जो कुछ हमने अब तक समझा है उसे 3 जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहली बात, इकोसिस्टम प्रकृति की एक बहुत ही व्यवस्थित, काम करने वाली यूनिट है। दूसरी बात, इसमें एनर्जी का बहाव हमेशा एक तरफा होता है, सूरज से शुरू होकर आगे ही बढ़ता जाता है, कभी वापस नहीं आता। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसमें मौजूद हर चीज, चाहे जिंदा हो या बेजान, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है। एक भी कड़ी टूटी तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। और यही सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि अगर हर एक पौधा, हर एक जानवर, हर छोटा सा कीड़ा इस नाजुक बैलेंस का हिस्सा है, तो फिर हम इंसान इस तस्वीर में कहाँ हैं? इस बड़े से इकोसिस्टम के अंदर हमारी, आपकी भूमिका आखिर है क्या? इस पर सोचना शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है।